रूस के कजान शहर में भीषण ड्रोन अटैक हुआ है। अटैक ड्रोन के जरिए कजान शहर की 3 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। ड्रोन से अमेरिका के 9/11 जैसे भीषण हमले को अंजाम दिया गया है। ड्रोन अटैक के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर ड्रोन बिल्डिंग से टकराते दिख रहे हैं। ड्रोन के टकराते ही इमारतों में ब्लास्ट के साथ आग लग जाती है। ड्रोन अटैक के वीडियो हैरान कर देने वाले हैं। हमले से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है और रूसी एयरफोर्स का कहना है कि एक ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि हमला यूक्रेन की ओर से किया गया है। भीषण हमले के बाद कजान शहर में अफरा तफरी का माहौल है। शहर के एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी गई हैं। बड़ी इमारतों को खाली करा दिया गया है। कजान के मेयर ऑफिस से रूसी मीडिया को बताया गया है कि ड्रोन हमले की वजह से सेवत्स्की, किरोवस्की और प्रोवलस्की में घरों में आग लग गई। जिन इमारतों में आग लगी है वहां ऑपरेशनल सेवाएं जारी हैं। बिल्डिंग से लोगों को निकालकर शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया है। इस भीषण ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि रूस के एयर डिफेंस को भेद कर ड्रोन कजान शहर में कैसे घुसे और इतने बड़े हमले को अंजाम में कैसे कामयाब हो गए। अटैक ड्रोन के जरिए यूक्रेन लगातार रूसी शहरों को निशाना बना रहा है। पिछले दिनों रूसी वाहन को ड्रोन ने निशाना बनाया और पिछले दिनों यूक्रेन पर रूस के न्यूक्लियर चीफ की हत्या के भी आरोप लगाए थे। सवाल यह भी है कि इस युद्ध का आगे क्या अंजाम होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 2 मेहमान इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुट गए हैं। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान, रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर वीके दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जी राज कादियान जी के पास जी पहले जाऊंगी मैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के साथ दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका तो यूक्रेन की लड़ाई रिमोट से लड़ रहा है। सारे हथियार जो यूक्रेन को दिए जा रहे हैं वो अमेरिका से या उनके कहने पर नेटो के देश दे रहे हैं। पहले हमले होते थे, जैसे 9/11 हुआ था, पायलट की जरूरत पड़ती थी, हवाई जहाज क्रैश किया था। अभी टेक्नोलॉजी पिछले 20 साल में बहुत बढ़ गई है। अभी ड्रोन तो एक ऐसा इनडायरेक्ट अटैक है, पहले भी मॉस्को पर किया है इन्होंने। अभी ये दूसरा हमला किया है जहां कजान, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर से करीब 2000 किलोमीटर दूर है, वहां जैसा कि आपने बताया बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिलों पर हमला किया है। 3 मंजिलें, उनमें आग लग गई है और सिविलियन कैजुअलिटी कितनी हुई है वो तो अभी डिटेल पता नहीं लगे। लेकिन रशिया भी सिविलियन टारगेट अटैक कर रहा है अपने मिसाइल से। तो ये तो आजकल दोनों देश जल्दी में हैं कि लड़ाई को किस तरीके से जल्दी खत्म करें ट्रंप के आने से पहले। ये माना जा रहा है कि ट्रंप अपने हथियार और जो फाइनेंशियल एड यूक्रेन को दे रहा है वो कम करेगा। तो यूक्रेन भी डरा हुआ है। नेटो ने भी अपने डिफेंस बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है, लेकिन वो तो समय लगेगा। तो यूक्रेन को लड़ाई में नुकसान हो रहा है, रशिया को फायदा हो रहा है। रशिया चाहता है कि ट्रंप के आने से पहले और इलाकों पर कब्जा किया जाए। माना जा रहा है कि ट्रंप बोलेगा कि जहां दोनों सेनाएं हैं वहीं रुकें और उनके बीच में करीब 800 मील के एक बफर जोन क्रिएट की जाए, जिसको नेटो की फोर्सेस कंट्रोल करेंगी, वो पेट्रोल करेंगे, अमेरिका के कोई सिपाही नहीं आएगा। अगर ये धारणा सही है तो दोनों देश जल्दी में हैं, यूक्रेन के और लॉस ना हो, रशिया और कितना फायदा कर सके। मेजर रिटायर्ड संजय मेस्टन, रक्षा विशेषज्ञ। जैसे कि सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। सर, जैसे कि सर बता रहे थे, राज कादियान जी बता रहे थे कि जल्द से जल्द युद्ध जो है वो खत्म करने की सोच रहा है तमाम चीज़ों के मद्देनजर। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रणनीति भी है, एक साजिश भी है इन हमलों के पीछे, कि रूस वापस बदला लेने के लिए हमला करे, अटैकिंग मोड पर आए ताकि ये युद्ध लंबा चले।
बिल्कुल इसके कई पहलू हैं। हाँ। ये युद्ध लंबा भी चल सकता है, कुछ लोग चाहते हैं ये लंबा चले, लेकिन साफ जाहिर है कि देखिए युद्ध हो किसके रहा है, रशिया और यूक्रेन में। हाँ। और इसमें शामिल है वेस्ट का इनडायरेक्ट अप्रोच है। रशिया का प्रेसिडेंट यस्टरडे भी पुतिन ने भी थोड़े दिन पहले बोला था कि हम पीस चाहते हैं, वी आर रेडी टू सिट डाउन फॉर पीस नेगोशिएशंस इंक्लूडिंग विद ज़ेलेंस्की, अगर वो सेकंड टर्म में री इलेक्ट होके आता है। ज़ेलेंस्की भी अभी पीस चाहते हैं। अभी वो जब नोत्र चर्च का ये इनॉग्रेशन हुआ था फ्रांस में, वहां पर प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आए थे और फ्रांस के राष्ट्रपति, उधर भी ये पीस के ऊपर बातचीत हुई है। दोनों देश अभी चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, क्योंकि नुकसान बहुत हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये लड़ाई खत्म होने से पहले या एंड स्टेट को पाने से पहले लड़ाई को दोनों तरफ अभी बहुत गंभीर तरीके से इसको फ्लेयर अप कर रहे हैं। और एक हैरानी की बात है, कजान टारगेट क्यों चुना गया है? ये कजान में अक्टूबर में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे जब ब्रिक्स समिट हुए थे, ब्रिक्स के लिए कजान में। तो मेरे ख्याल ये एक मैसेज है कि जहां आपने इतनी सक्सेसफुल समिट की थी पुतिन को, कि हम उसको भी स्ट्राइक करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये रिहायशी इलाकों में किया है जहां पर सिविलियंस रहते हैं, और बिल्कुल 9/11 के जैसे दर्शाया है। खैर वो इंटेंसिटी 9/11 वाली नहीं हो सकती है, लेकिन दर्शाया गया वो 9/11 बिल्कुल। लेकिन सर जी जी जी, अब बात पूरी करिए। सॉरी, तो अमेरिका ने और वेस्ट ने बोला था जो हमारे हथियार हैं वो सिर्फ लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किए जाएंगे। हैरानी की बात है कि ये सिविलियन एरिया में अटैक किया गया है। हो सकता है अभी इसका दूसरा काउंटर ये हो सकता है कि यूक्रेन भी बोलेगा कि वो लोग भी हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक कर रहे हैं। कल के ही कीव के अटैक में आपको पता है कि 2 एम्बेसीज, ये जो कंसुलेट थे, 6 कंसुलेट डैमेज हुए हैं, जिसमें अर्जेंटीना और पोर्चुगल का भी हुआ है, और कई रिहायशी इलाकों में शुरू से वो टारगेटिंग हो रही है। कहने का मतलब ये लड़ाई अभी फ्लेयर अप होगी, बहुत फ्लेयर अप होगी। अब ये किस दिशा में जाती है? एक दिशा तो है कि एंड स्टेट आ सकता है, क्योंकि किसी चीज में जब पहुंचने वाली होती है तो उसको हाइप किया जाता है। दूसरा है कि और लंबी चले, क्योंकि यूक्रेन को क्या चाहिए? यूक्रेन को तो जितने युद्ध ये वॉरफेयर मिलिट्री हार्डवेयर मिल रहा है वो मिलता जा रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद मेरे को लगता है लड़ाई इतनी लंबी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर इनको वेस्ट हथियारों की सप्लाई और इकोनॉमिक एड बंद कर देगा तो ये यूक्रेन कोलैप्स हो जाएगा। मेरे को लगता है कि एक स्टेज आने वाली है, एंड स्टेट के नजदीक है, लेकिन ये हार्ड बार्गेनिंग ग्राउंड्स के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ बार्गेनिंग, हार्ड बार्गेनिंग के लिए ये किया जा रहा है कि दोनों साइड दिखाएं कि हमें भी कुछ हासिल हुआ है और दोनों साइड पे प्रेशर किया जाए। प्रेसिडेंट पुतिन पे और प्रेशर पड़ा। अभी आपको देखिए उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल को अटैक किया है, जो उनके रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर उसके प्रोटेक्शन यूनिट के इंचार्ज थे, उसको भी सबसे हाईएस्ट लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर उनको टारगेट किया है। तो कहने का मतलब है ये दोनों तरफ का प्रेशर टैक्टिक्स चलेगी। रशिया भी अभी काउंटर स्ट्राइक करेगा, मतलब दोनों ही काउंटर स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। वीके दत्ता जी से भी इसका टेक ले लेते हैं, क्योंकि हमारे दोनों गेस्ट ने अपना अपना पहलू बताया कि क्या पहलू है इन तमाम हमलों का। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या ये वॉर जो है जल्दी खत्म करने की उसमें होंगे, कोशिश में होंगे, या फिर ये एक साजिश है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये वॉर लंबा चले? देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प साहब ने बोला था कि जैसे मैं आऊंगा मैं इस जंग को बंद कराऊंगा। बाइडेन साहब ने इस इंटरवल के अंदर, जब ये ट्रम्प साहब अपना प्रेसिडेंसी लेंगे, तकरीबन अब 1 महीने का समय बचा है, इन्होंने जानबूझ के यूक्रेन को रशिया के ऊपर लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। और इनका मकसद यही था कि जंग किसी तरह से और फ्लेयर अप हो जाए, क्योंकि ओवरऑल जो सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रही है, जो सीरिया के अंदर हुआ, यहाँ जो ईरान के बरखिलाफ चल रहा है, यहाँ भी जो रूस यूक्रेन का चल रहा है, एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज है आर्टिकल 4, अगर कोई ऐसी जंग दुनिया में छिड़ गई हो जो एक गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही हो, और उस हालात में वो गवर्नमेंट हैंड ओवर नहीं करेगी प्रेसिडेंसी दूसरे प्रेसिडेंट को, और वो लगातार उस पर लगे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी गेम खेली जा रही है, पुतिन को उकसाया जा रहा है। पुतिन साहब ने तो बोला था कि मैं चाहता हूं कि जंग नेगोशिएट करके इसको हम खत्म कर दें। और पुतिन का जो रशियन फोर्सेस हैं अभी दोनस्ताक इलाके में वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तकरीबन 30 स्क्वायर किलोमीटर रोज का इलाका कब्जा कर रहे हैं वो। कुर्स्क के अंदर जो यूक्रेनी फोर्स घुसी थी उनको भी पुश बैक किया जा रहा है, और तकरीबन
25% के करीब जो इलाका यूक्रेन ने पहले कब्जा किया था उतना ही बच गया अभी उसके पास। और ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं, रूस चाहता है कि अगर ट्रंप साहब आते हैं नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, जब बातचीत चले, अगर इसका समाधान कोई निकालना है, तो रूस जो है अपने जो स्टेटेड इलाका था उसका पहली स्टेटमेंट 2022 फरवरी में जो उसने दी थी कि दोनस्ताक लुहांस को आप भूल जाइए, क्रीमिया को आप भूल जाइए, नेटो ज्वाइन मत करिए, और रूस उसके पीछे नहीं हटने वाला है। और अभी तक जो इलाका रूस ने कब्जा कर लिया है, खास करके डोनेत्स्क लुहांस्क के इलाके में, वो उसको नहीं छोड़ेगा जी। अभी यूक्रेन को डिसाइड करना कि अपनी और तबाही कराना चाहता है कि इस जंग को खत्म करना चाहता है। जहां तक कजान के ऊपर हमला है, ये तकरीबन 600 मील 1000 किलोमीटर की दूरी पे था। ये इन्होंने इसको टारगेट इसलिए किया कि एक मैसेजिंग है ये, इसके साथ कोई नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत छोटे ड्रोन थे ये, और ड्रोन का जो एक्सप्लोसिव हेड होता है ज्यादा से ज्यादा 10-15 किलो 20 किलो का होगा, उसे कोई नुकसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू 26 जो 9/11 में हुआ था। हाँ। वो तो पूरे जहाज 40 टन का सर मैसेज क्या ये भी है, राज कादियान जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे सर बोल रहे हैं कि एक मैसेज है, मैसेज क्या ये भी है कि अपनी महाक्षमता को दिखाना चाहता है यूक्रेन, क्योंकि जब से अमेरिका ने यूक्रेन को नए हथियार दिए हैं तब से ऐसे हमले एक के बाद एक देखे भी जा रहे हैं। मैडम, लड़ाई होती इसलिए है कि दोनों देशों में विचार का मतभेद है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट के अलग अलग 15 स्टेट बन गई थी, तो समझौता ये था वर्बल कि नेटो को जर्मनी के पूर्व में नहीं ले जाया जाएगा। उस वक्त नेटो में 12 देश थे। धीरे धीरे नेटो पूर्व की तरफ जाता गया। हर बार रशिया ने एतराज किया तो उन्होंने कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट तो कोई है ही नहीं, और आज के दिन नेटो के 25 देश हो गए। पहले जो सोवियत यूनियन थे गोरबाचोव के बाद, वो शायद माइल्ड थे। पुतिन एक मजबूत लीडर हैं। जब वो सत्ता में आए तो उनको लगा कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, और उन्होंने अमेरिका को बोला कि भाई आप बार बार कहते हो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इस बार हमें रिटर्न में दे दो कि आप यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर यूक्रेन बन जाता है तो नेटो के मिसाइल रशिया के बॉर्डर पर लगेंगे, तो रशिया को खतरा है। लेकिन वो राइटिंग में नहीं दिया। तो मेरा अभी भी मानना है कि इसके पीछे रशिया, जो पहले सोवियत यूनियन था, उसको कमजोर करने में अमेरिका का पूरा हाथ है। यूरोप का उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे अमेरिका के लगते थे ज्यादा, अब ट्रंप आएंगे, वो पैसा लगाने से भी कहते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, ना अपने सोल्जर लगाएंगे। तो उम्मीद है कि ये लड़ाई अगले 1 महीने में यूक्रेन, जैसा आपने खुद दिखाया अभी स्क्रीन पर, समझौते के लिए तैयार है। वो तो पिटाई हो रही है उनकी, पावर उनके सारे डिस्ट्रॉय कर दिए अमेरिका ने। काफी सारी विंटर आ रही है, लोग ठंड में रह रहे हैं जी। और तो ये ड्रोन की तो एक डेस्परेशन की लड़ाई है। इसमें ना कोई ह्यूमन लॉस होता है, ना कोई रेंज की लिमिटेशन है। आप ये मैंने बताया 2000 किलोमीटर अंदर जाके, और रशिया का दावा है कि 12 ड्रोन तो उन्होंने बर्बाद कर दिए। अब रशिया जैसा बड़ा देश है, हर शहर पर तो वो एक आयरन डोम नहीं रख सकता है। बिल्कुल। एक सवाल संजय मैसन साहब से ले लेती हूँ, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये सब सेटल कैसे होगा, क्योंकि अगर रूस चाहता तो बड़ी पहले ही ये समाप्त कर चुका होता। देखिए, ये सेटल होने के लिए तो काफी इस पे डायलॉग और नेगोशिएशन होगा, और उसमें बहुत समय लगेगा। एक स्टेज आएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत गिव्स एंड टेक्स हैं। पहली बात, इस ओवरऑल लड़ाई में आप देखिए जाए, सबको फायदे और नुकसान हुए हैं। मैं रूस के नुकसान देखता हूँ। सब ये लड़ाई शुरू हुई थी कि नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को नहीं होना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से नेटो मेंबरशिप बढ़ गई है, देश बढ़ गए। स्वीडन और फिनलैंड भी आज रूस के बॉर्डर पे 2 देश हैं जो नेटो मेंबर्स बन चुके हैं। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि आर्थिक स्थिति और उनके जो सोल्जर्स इतने क्षतिग्रस्त हुए, टॉप जनरल्स भी इनके अटैक में नुकसान हुआ है, और तकरीबन बहुत भारी संख्या में कैजुअल्टीज हुई है। अफगानिस्तान के 10 साल के टेन्योर इनका जो वहां मिशन था, उससे भी ज्यादा ये इनको कैजुअल्टीज हुई है। तीसरा, इनके पास लड़ने के लिए इनको नॉर्थ कोरिया से भी सैनिक लेने पड़े 10,000। इन्होंने चेचन रिबल्स के लिए
और कई देश में शामिल भारतीय जो बेचारे वहां पर ले जा रहे थे मजदूरी करने के लिए, इनको वहां पर भर्ती करवा के 10 रशियन सैनिक के बीच में 2 भारतीय भी रखे थे और कई हमारे भारतीय मरे भी हैं। उनको फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि टेरिटरी 20% टेरिटरी वो आज इनके हाथों में आ चुकी है और सबसे बड़ी नेगोशिएशन उसी पे होगी। तो एक देश को अपनी टेरिटरी खोना, अपनी सॉवरेनिटी खोना, और दूसरा वही देश नाटो मेंबर बने या ना बने, लेकिन 2 देश और बन गए नाटो मेंबर, वो स्वीडन और फिनलैंड। तो ये सारा, इस पे बहुत समय लगेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी ये इतना आसान काम नहीं है कि आज बैठे और वो डील स्ट्रक हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत गिव्स एंड टेक अवे होंगे। क्रीमिया का मसला है, क्रीमिया को वो विकेट कराना चाहते हैं। तो बेसिक टैक्टिक्स ये है दोनों तरफ से। वेस्ट की टैक्टिक्स ये है कि प्रेशर खूब मारा जाए पुतिन पे। देखिए अभी हाल ही में ये एक जनरल को मारा है, लेफ्टिनेंट जनरल को। कल जेलेंस्की ने फिर बोला है कि जितने भी ये इनके ऐसे, हम और ऐसे टाइप अटैक्स करेंगे। ये पर्पस क्या है? प्रेसिडेंट पुतिन पे प्रेशर डालना, और वही प्रेशर जेलेंस्की पे पड़ा और उनके देश में। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स की लड़ाई है। नेगोशिएशन टेबल में आपको याद दिला दूं, कोरियन वॉर के बाद 3 साल लगे थे ये उसको देखने के लिए कि फाइनली एंड स्टेट क्या होगा। लड़ाई का ये मैं भी मानता हूं, जैसे जनरल कादिया ने बोला, लड़ाई खत्म होगी, कोई शक नहीं है, लेकिन समय बहुत लगेगा ये नेगोशिएशंस पे। एंड स्टेट निकलेगा क्या, किसको कितना टेरिटरी रखेगा? कुर्स्क का इलाका भी देखिए, कल यहाँ पर इन्होंने भी काफी मिसाइल्स आ गए। नॉर्थ कोरियन की भी हेवी कैजुअलिटीज हुई है कुर्स्क में, तो वो भी कितना उनके हाथों में रहेगा। तो काफी ये बहुत टफ नेगोशिएशंस होगा। उसके बाद ईयू तो अभी ये भी बोल रहा है कि शायद ये लड़ाई के बाद हम वहां एक डीमिलिटराइज जोन बना के हमारी यूरोपियन सेना भी भेजेंगे। तो इसके बहुत मुश्किल है कैसे अनफोल्ड होगा। लेकिन हाँ, ये जो चिन्ह है, ये हाइप अप जो हो रहा है, ये जो अटैक्स हो रहे हैं, मेरे को लगता है ये यही संकेत दे रहे हैं कि प्रेशर बना के, और हाँ, जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो ये सप्लाई फंडिंग कम हो जाएगी। तो ये ऑब्वियसली टेबल पे बैठेंगे दोनों साइड, पर वो लंबा समय चलेगा। बिल्कुल। वीके दत्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी, इमीडिएटली अमेरिका का क्या रुख आपको लग रहा है कि अमेरिका कौन सा रुख अख्तियार करेगा इमीडिएटली? देखिए, अमेरिका का रुख फिलहाल तो चल रहा है जो बाइडेन का, और 30 दिन का समय बचा है अमेरिका के पास। जितना खेल खेल सकते हैं वो खेल लें। अगर सही समय पे ट्रंप साहब ने अपनी प्रेसिडेंसी ले ली तो इसके ऊपर बिल्कुल अंकुश लग जाएगा। वो इनको हथियार असला देना बंद कर देंगे। नेटो में इतनी क्षमता नहीं है कि इस जंग को, यूक्रेन को मदद कर पाए, और इसलिए नेटो को भी सोच समझ के जो सपोर्ट देना पड़ेगा। तो अभी जो अमेरिका का रुख है, 30 दिन का जितना खेल खेलना आप खेल लीजिए। उसके बाद ट्रंप का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उन्होंने पहले से जाहिर किया हुआ है। वो नहीं चाहते कि ये जंग एस्केलेट हो। वो नहीं चाहते कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा खाम खा की जंग के अंदर बर्बाद हो और खाम खा तबाही हो। और उनका ये भी कहना है कि जितनी बर्बादी आज के दिन में यूक्रेन में हो गई है, वो 100 साल से ज्यादा लग जाएगा उसको रीबिल्ड करने में। तो एक देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया है बाय प्रॉक्सी वॉरफेयर। अमेरिका का सिर्फ पैसा लगा, मरा यूक्रेनियन, बेड़ा गर्क हुआ यूक्रेन का, नुकसान हुआ यूक्रेन का, और वो बैठ के अपने हथियार असला बेच रहे हैं। क्योंकि जितना भी वो फंडिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो पैसा कहां वापस आ रहा है? अमेरिकन कंपनियों को पैसा वापस जा रहा है। वो पैसा सारा का सारा अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को वापस चैनलाइज होके आता है। तो यूक्रेन को तो कहने की बात, अभी इतने $1 बिलियन हमने सपोर्ट कर दिया है, वो सारा पैसा वापस अमेरिका में ही जा रहा है। तो ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डीप स्टेट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अलग अलग प्लेयर हैं, ये सब अपने अपने खेल खेल रहे हैं। 30 दिन और खेलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि साहब जो उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है वो पता चल जाएगा हम लोगों को। ज्यादा समय नहीं है, और इस दौरान जितना नुकसान एक दूसरे का कर पाएंगे। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये कल रात को रशिया ने 113 ड्रोन से हमला किया यूक्रेन पे जी। और ये आज सुबह सैटरडे मॉर्निंग ये यूक्रेन ने जो 10-11 ड्रोन जो इधर कजान के ऊपर भेजी है इन्होंने, और वो भी एक सिंबॉलिक, मतलब कोई खास नुकसान नहीं है। जो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि ये इसमें इतना फ्यूल नहीं होता, इतना एक्सप्लोजिव नहीं होता कि बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग का कोई ज्यादा नुकसान कर पाए। तो ये तो जो कार्रवाई अभी चल रही है, अमेरिका 30 दिन का खेल, उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उसको वो इम्प्लीमेंट कराएंगे,
और फाइनली क्या होगा, अगर आप कोरिया की भी बात लेके चलें, कोरिया में जहां पर भी दो सेना खड़ी थी वो वहीं पे 38 पैरेलल बन गया, ना नॉर्थ कोरिया पीछे गया ना साउथ कोरिया पीछे आया। इसका भी वही हाल होने वाला है, जितना इनका नुकसान हुआ, तबाही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ। अभी सर्दियां चालू हो गई है, रशिया कॉन्स्टेंटली इनकी पावर जनरेशन को बर्बाद करता चला जा रहा है। वहां की पब्लिक बिल्कुल एकदम परेशानी की जिंदगी जी रही है, उनको कोई हीटिंग के साधन नहीं है, जनरेटर सिस्टम से उनकी बिजली का आपूर्ति हो रही है। तो कौन सी पब्लिक चाहेगी कि किस लीडर के नीचे अपना पूरा मुल्क बर्बाद करा लिया उन्होंने। और फाइनली क्या है कि रूस ने क्या बोला था, आप नेटो मत ज्वाइन करें, क्रीमिया आपको वापस मिलेगा नहीं, डोनबास वहां जो रशियन स्पीकिंग है आप उसको भूल जाएं, आप उनको आजादी दे दें। ये नहीं माने और क्या नतीजा निकला, और फाइनली क्या नतीजा निकलेगा। हाँ। तो ज़ेलेंस्की का फ्यूचर बड़ा डार्क है। जब ये जंग बंद होगी, जिस भी हालत में बंद हो, ज़ेलेंस्की पावर में नहीं रहेगा, क्योंकि उसने उस देश को तबाह करवा दिया पूरी तरह से विदाउट एनी गेन। और रूस को इन्होंने सोचा था मतलब ये पूरी पिक्चर जो क्लियर होगी उसके लिए अभी समझ लीजिए 1 महीने का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कादियान साहब जी, आपसे पूछती हूँ सर, ये नए तरीके के जो हमले हो रहे हैं ड्रोन के जरिए, ये ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों? सर मेरी आवाज मिल पा रही है राज कादियान जी आपको? नहीं, सॉरी तमन्ना जी, क्या बोला आपने? जी, ये नए तरीके के जो हमले किए जा रहे हैं ड्रोन के जरिए, इसके पीछे कोई रणनीति? देखिए, हम सिर्फ दोहरा ही सकते हैं जो पहले कहा, ये लड़ाई में पावर प्रोजेक्शन दुनिया में है। पिछले 33-34 साल से अमेरिका अकेली सुपर पावर रह गए थे, वो अपनी प्रभुत्वता नहीं खोना चाहते। रशिया को उन्होंने लड़ाई के बाद भी कमजोर किया है, उसकी इकोनॉमी का बुरा हाल है, उनका जो सीरिया में प्रेजेंस थी वो भी कमजोरी आ गई। 2015 से उनकी फोर्सेस वहां मौजूद थी, वो काफी घट गई हैं। ईरान, रशिया, इराक, लेबनान के जो प्रॉक्सी वॉर थी ये चल रही थी, अमेरिका धीरे धीरे उसको कमजोर करने की कोशिश में है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रही है, ताइवान को लेकर खिंचाव है। तो दुनिया में कोई ऐसा माहौल नहीं है कि जल्दी शांति हो जाएगी जहां किसी कोने में कोई झगड़ा नहीं होगा। भारत पर दोनों तरफ से अपने झगड़े चल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है। एक्टिव वार नहीं है लेकिन टेररिज्म तो चल रहा है। तो ये खिंचाव तनाव दुनिया में ना कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। आज के दिन 9 देश हैं जो परमाणु शक्ति हैं, इसमें एक इजराइल डिक्लेयर नहीं किया लेकिन दुनिया जानते हो परमाणु शक्ति है। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है, ट्रंप के आने पर शायद और बंदिशें उन पर लगाई जाएंगी ताकि वो परमाणु शक्ति हासिल ना कर पाए। उनको नुकसान तो पहले कर चुका है इजराइल। तो ये आपका सवाल यूक्रेन के बारे में है। ड्रोन तो एक ऐसा सस्ता हथियार है, आप मास भेज देते हो, दर्जनों इकट्ठे भेज दो, कुछ मारे जाएंगे लेकिन कुछ फिर भी निकल जाएंगे। ईरान का इतना मजबूत आयरन डोम और एरो सिस्टम्स हैं, वहां भी अटैक होते रहे, कुछ वहां भी कामयाब हुए हैं। तो कोई ऐसा हथियार नहीं है जो पूरे डिफेंस को पेनिट्रेट ना कर सके। ये तो लॉस और प्रॉफिट की बात है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो दुश्मन पर काबू पाने के लिए। अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उनके पास, हालांकि उनका नेशनल डेट ट्रिलियंस में है लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है उसकी। तो ये तनाव चलता रहेगा, ये लड़ाई तो खत्म हो जाएगी। रशिया भी थका हुआ है, यूक्रेन वैसे ही डरा हुआ है। वो एक कनाडा ने एक बार कहा था अमेरिका को लेकर कि जब आप हाथी के नजदीक सोते हो तो आपको नींद नहीं आती है। यूक्रेन की तो वही बात है, रशिया एक मजबूत देश है, अगर उनके इंटरेस्ट क्लैश होंगे तो जरूर ये तनाव जारी रहेगा। ये उम्मीद रखना है कि रशिया ने जो इलाके पर कब्जा किया है, इंक्लूडिंग 2014 में जो उन्होंने हमला किया था क्रीमिया पर, कि वो उसको वापस छोड़ देंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ट्रंप को ऐसा समझौता करेंगे जिससे गिव एंड टेक, लड़ाइयां खत्म गिव एंड टेक से होती है।
कोई पूरा बार्गेनिंग की जो आप winner बात कर नहीं रहे होता, कोई थे। पूरा चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इसी के